नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है प्रोनाउन का पार्ट 5। प्रोनाउन पार्ट 5 आज हम देखने वाले हैं और इसका एक पार्ट आपका और लगेगा, जिसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को पढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। पूरी क्लास रिलेटिव प्रोनाउन पर रहेगी और प्रोनाउन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा। बहुत आराम से, प्यार से, तसल्ली से हम पढ़ेंगे। कल की मैं कुछ चीज़ों को आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। कल मैं वंश वाला केस आपको पढ़ा रहा था। वंश वाले केस में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि जो हमारा वन होता है, वन, और ये हमारा एक का सेंस भी देता है और ये प्रति एक या हर एक का सेंस देता है। अगर ये प्रति एक और हर का सेंस देता है ना मेरे भाई, तब वंश के ये केस होते हैं। वन सब्जेक्टिव केस होगा, वन ऑब्जेक्टिव केस होगा, तब जाके मेरे को वन का वंस केस चाहिए, एडजेक्टिव केस। तब जाके मेरे को वंस का एडजेक्टिव केस वंस चाहिए, इसे आप छोड़ सकते हो। जहां पे वन का मतलब है एक, जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द पर्सन, उसमें वन का मतलब है एक। गिनती को वो दिखा रहा है, वो काउंटिंग को दिखा रहा है। यहाँ पे ये सबके लिए बोल रहा है। और जब सबके लिए बोलता है, जब ये काउंटिंग दिखाता है, तो मेरे भाई ये ही वाले केस लेता है। और जब ये प्रत्येक हर एक के लिए बोलता है, तो ये खुद के केस लेता है, खुद के केस लेता है। जैसे कि वन शुड ओबे डैश टीचर्स, यहाँ पे वन का मतलब एक है। एक को अपने टीचर्स को ओबे करना चाहिए, उसकी आज्ञा माननी चाहिए। क्या यहाँ पे वन का मतलब एक है? आप बोलोगे जी यहाँ पे वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ पे वन का मतलब हर एक है, प्रति एक है। हर एक को, प्रति एक को माननी चाहिए, अपने टीचर्स को ओबे करना चाहिए। अगर वन का मतलब हर एक है, प्रति एक है, तो वंस आएगा, वंस टीचर्स। तो मेरे भाई यहाँ पे आएगा वंस टीचर्स। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तब आके आपका वंस टीचर्स आएगा पहले वाले में। दूसरा क्वेश्चन देख लो, वन ऑफ द स्टूडेंट फॉरगेट टू ब्रिंग डैश अ पेन। यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट में छात्रों में से एक है ना। हर एक छात्र तो नहीं भूला है पेन लाना, हर एक छात्र तो पेन लाना नहीं भूला है। आप ये बात मानोगे? आप बोलोगे जी यहाँ वन का मतलब है वन ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आएगा, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है स्टूडेंट्स में से एक छात्र, स्टूडेंट्स में से एक भूला है। यहाँ पे हिज नहीं होगा। अगर अकेला वन आएगा तो वंस लेगा। ठीक है, अकेला वन आएगा, इसलिए मैंने बोला था वन मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब आ गई डायरेक्ट। अगर सब्जेक्ट के बाद प्रेपो ऑब्जेक्ट है तो समझ जाओ वो आपका प्रत्येक की बात नहीं कर रहा है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है हर एक स्टूडेंट या स्टूडेंट्स में से कोई एक, स्टूडेंट्स में से एक। और जब भी ये एक का सेंस देगा, एक का सेंस देगा, तो ये ही के केस लेगा, हिज बुक आएगा। वंस बुक या हिज बुक में आपको सिखा रहा था। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगॉट, देखो V2 है ये, टू के बाद ब्रिंग V1, यहां पे हिज पेन आएगा, हिज पेन। क्योंकि यहाँ पे वन का जो मतलब है ना वो एक से है, एक से है। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, अगर वन अकेला आता है, अगर वन अकेला सब्जेक्ट बनता है, तो वो वन अपना वंस केस लेगा, आपको कहीं और से नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन वंस से ही पूछेगा। यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट काउंटिंग को बता रहा है, काउंटिंग को बता रहा है, स्टूडेंट्स में से एक। अगर ये एक का सेंस देगा, एक की बात करेगा, तो ये हिज वाला केस लेगा, हिज। फिर ये हिज लेगा, फिर ये हिज लेगा। ठीक है जी, बात को समझे। अगला क्वेश्चन है, माई टीचर सेड, मेरे टीचर ने कहा। माई टीचर सब्जेक्ट, सेड वर्ब, कंजंक्शन, सॉरी क्लॉज वन होगी, दैट कंजंक्शन है। वन सब्जेक्ट, शुड लव वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ पे वन एक को डैश मदरलैंड, एक को मदरलैंड से प्यार करना चाहिए।
एक को मदरलैंड से प्यार करना चाहिए। क्या एक को करना चाहिए, हर एक को अपनी मदरलैंड से प्यार करना चाहिए? एक को उसकी मदरलैंड से या हर एक को अपनी मदरलैंड से? आप बोलोगे जी यहाँ पे वन का मीनिंग हर एक से है। वन शुड लव, यहाँ पे हिज या वंस में से क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? आप बोलोगे जी यहाँ पे वन जो है ना, वो हर एक के लिए बोल रहा है। तो मेरे टीचर ने बोला था, तो मेरे टीचर ने बोला है कि हर एक को उसकी मदरलैंड से प्यार करना चाहिए, तो यहाँ पे वंस आएगा। वंस मदरलैंड। आगे मदरलैंड नाउन है तो वंस चाहिए, आगे पेन नाउन है तो आपको एडजेक्टिव केस चाहिए, टीचर नाउन है एडजेक्टिव केस चाहिए। एडजेक्टिव केस हिज भी आ सकता है, वंस भी आ सकता है। हिज भी आ सकता है, वंस भी आ सकता है। हिज आएगा जब वन एक के लिए बोलेगा, वंस आएगा जब वन हर एक की बात करेगा, हर एक की बात करेगा। बात समझ में आई? हाँ बिल्कुल। ऑफ के बाद तो सब ऑब्जेक्ट आता है, बिल्कुल ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है। उस ऑब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट बना है, एक सब्जेक्ट बना है। वन सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन द स्टूडेंट्स, उसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से सब्जेक्ट तो सिर्फ एक है ना, गिनती एक आई ना, गिनती एक आई ना। ओके जी, अगला क्वेश्चन है। ये तो हो गया वन, और वंस कहाँ पे आता है? एक वन का केस होता है वंस प्लूरल। वंस प्लूरल। अब मेरे को आपको ये बताना है, अगर कोई नाउन रिपीट हो रही है, नाउन को रिपीट होने से रोकता है, रिपीट होने से रोकता है। सिंगुलर ऐसे लिखना, सिंगुलर नाउन रिपीट हो तो, रिपीट हो तो आप वन लगाएंगे, और अगर प्लूरल नाउन रिपीट हो तो, रिपीट हो तो आप वंस लगाएंगे। वंस, यहां पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगी कभी भी। अगर आपने वंस कर दिया तो उसके बाद नाउन आएगी ही आएगी। वंस मदरलैंड, वंस के बाद तो नाउन आएगी ही आएगी, वंस के बाद तो नाउन आएगी ही आएगी। अब वन और वंस में क्या अंतर है? ये आता है सिंगुलर नाउन के लिए, ये आता है प्लूरल नाउन के लिए। थोड़ा सा सब्र करो, अभी समझाता हूं। जैसे मैंने बोला, तब्बो डोंट लाइक रेड ड्रेस, तब्बो को रेड ड्रेस पसंद नहीं है। तब्बो सब्जेक्ट, डोंट लाइक पसंद नहीं है, वर्ब आ गया। रेड ड्रेस, ड्रेस सिंगुलर है प्लूरल है? ड्रेस सिंगुलर है मेरे भाई, सिंगुलर है। ड्रेसेस प्लूरल होता है, ड्रेसेस प्लूरल होता है। ड्रेस सिंगुलर है, ड्रेसेस प्लूरल है। तो सब्बो डोंट लाइक रेड ड्रेस, सब्बो को रेड ड्रेस पसंद नहीं है। सी लाइक्स ब्लैक वन आएगा या ब्लैक वंस आएगा? यहां पे मैं लिखूं सी लाइक ब्लैक ड्रेस, ब्लैक ड्रेस। अब अंग्रेजों को मिर्च लग जाएगी, कह रहे जब यहां पे ड्रेस है तो दोबारा ड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे ड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, आप प्रोनाउन का यूज कर लो। मैंने बोला ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत गजब बहुत गजब। ये हुई ना बात, डोंट नहीं आएगा, डजंट आएगा। अब सच में आप सही डायरेक्शन में हो। अगर आप ये कमियां पकड़ रहे हो ना, सच्ची में आप सही डायरेक्शन में हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। फिर आपको कोई चकमा नहीं दे सकता इंग्लिश में। मैंने कोशिश की आपको चकमा देने की, लेकिन आपने चकमा नहीं खाया है। आप नन्ना मुन्ना राई बन के चल रहे हो। सब्बो सिंगुलर सब्जेक्ट, डजंट आएगा सिंगुलर वर्ब। डू डज डिड के बाद वी वन, रेड ड्रेस। सी लाइक्स ब्लैक वन से नहीं होगा, ब्लैक वन, ब्लैक वन। अगर ड्रेस सिंगुलर है तो उसकी जगह वन लिख दो। तब्बो को रेड ड्रेस पसंद नहीं है, उसे ब्लैक वाली पसंद है, ब्लैक वाली पसंद है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। आई डोंट लाइक व्हाइट शर्ट्स, आई डोंट लाइक व्हाइट शर्ट्स, मुझे व्हाइट शर्ट्स पसंद नहीं है। आई लाइक ब्लू वंस, क्या ये ठीक है? आई डोंट लाइक व्हाइट शर्ट्स, मुझे व्हाइट शर्ट्स पसंद नहीं है। आई
प्लूरल सब्जेक्ट, डोंट प्लूरल वर्क, डू डज डिड के बाद V1, वाइट एडजेक्टिव, शर्ट्स मेरा क्या है, नाउन है, शर्ट्स प्लूरल है, बिल्कुल ठीक है। आई लाइक ब्लू, ब्लू क्या, मैं क्या ब्लू पसंद करता हूं, मैं ब्लू शर्ट्स पसंद करता हूं, यहां पे मैं लिखूं शर्ट्स, लेकिन अंग्रेजों को लगेगी मिर्ची, कहेगा जब यहां शर्ट्स लगा रखा है तो दोबारा शर्ट्स यूज मत करो, एक ही नाउन को दोबारा अगर आती है तो उसे यूज मत करो, प्रोनाउन का यूज कर लो। मैंने बोला अगर प्लूरल नाउन रिपीट होती है तो मैं वंस लगाऊंगा, तो मेरे भाई यहाँ पे वंस कतई सही है, क्योंकि बात है शर्ट्स, शर्ट्स प्लूरल है तो वंस कर दो, अगर ड्रेस सिंगुलर थी तो मैंने वन कर दिया था, वन कर दिया था। बात समझ गए जी? अरे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर शर्ट हो, अगर मैं यहाँ पे शर्ट कर दूं, अब क्या आएगा मेरे भाई, अब क्या आएगा, अब बताना क्या आएगा। अगर मैं शर्ट कर दूं, शर्ट है सिंगुलर तो वन आएगा, अगर मैं शर्ट्स करता हूं, शर्ट्स है प्लूरल तो वंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वंस आ जाएगा, वंस आ जाएगा। बताओ जी। जैसे, और अगर आप बोलो और एग्जांपल देने के लिए तो ये देखो, आई डोंट बाई रेड पैंट्स, आई बाई ब्लू वन, इसमें बताओ कहां पे एरर है, इसमें बताओ कहां पे एरर है, बताओ जी। आप बोलोगे आई प्लूरल सब्जेक्ट, डोंट प्लूरल वर्ब, डू डज इसके बाद V1 बाई, बिल्कुल ठीक है। रेड एडजेक्टिव, पेन्स मेरा प्लूरल नाउन है, मैं लाल पेन्स नहीं खरीदता हूं, नहीं खरीदता हूं। आई मतलब मैं, बाई V1, आई के बाद V1 प्लूरल है, ब्लू एडजेक्टिव, और वन तो मेरे भाई सिंगुलर है, ये तो प्रोनाउन को रिपीट होने से रोक रहा है। अगर इधर इधर प्लूरल दे रखा है तो नाउन भी तो प्रोनाउन भी तो प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे आप करोगे वंस। क्यों आया है, प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को वंस रोकेगा, सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को क्या रोकेगा, वन रोकेगा। ठीक है जी, बात ठीक है, बात समझ गए, ठीक है। अब वन वंस का कलेश खत्म है, कहाँ पे वंस टीचर आएगा, वंस मदरलैंड आएगा, कहाँ पे हिज आएगा, वन के लिए कहाँ पे हिज आएगा, ये कहाँ पे आपको वन लगाना है, कहाँ पे वंस वाला लगाना है, कहाँ पे वंस वाला लगाना है, ठीक है। बात समझे मेरे भाई? एग्जामिनर कई बार ऐसा भी दे सकता है कि वो यहाँ पे ना वंस कर दे, इस तरीके से कर दे, वो भी गलत होगा, क्योंकि वंस के बाद तो नाउन आनी जरूरी है, वंस मदरलैंड, वंस पेरेंट्स, वंस पेरेंट्स, इस वाले वंस के बाद तो नाउन चाहिए, ये वाला वंस नहीं चाहिए हमें, हमें ये वाला वंस ही चाहिए, है ना। ब्लू पेन्स, ब्लू वंस, ब्लू पेन्स, ब्लू वंस, नहीं अलग अलग होते, मैंने बोला था। वंस मतलब उसकी, वन एपोस्ट्रोफी एस ना अधिकार को दिखाता है, पोजेशन को दिखाता है, मालिकाना हक। माई पेन, माई मेरा पेन, पेन, माई टी शर्ट, योर पेन, योर टी शर्ट, हिज पेन, हिज टीचर, टी शर्ट, ऐसे ही वंस पेन, जैसे माई पेन है, माई के बाद पेन आएगा, ऐसी वन एपोस्ट्रोफियस के बाद, वन एपोस्ट्रोफियस के बाद पेन आना जरूरी है, पेन आना जरूरी है, वो एडजेक्टिव केस है। एडजेक्टिव केस की एक ही तो शर्त है, माई बोलता है मेरे को नाउन दे दो, ऐसे ही वन बोलता है मेरे को नाउन दे दो, मेरे को नाउन दे दो, बस। ठीक है जी, ओके। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन पर। रिलेटिव प्रोनाउन आपका बहुत मजेदार का कंसेप्ट है, बहुत मजेदार का कंसेप्ट है। थोड़ी सी देर के लिए ना दीन दुनिया को छोड़ देना, थोड़ी सी देर के लिए दीन दुनिया को छोड़ के पूरी तरह यहीं पे फोकस हो जाना, है ना। थोड़ी सी देर के लिए यहीं पे फोकस हो जाना, क्योंकि आज की क्लास में आपको ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं, हुज होते हैं, होम होते हैं, विच होते हैं, दैट होते हैं। एक दो तीन चार पांच, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और इनमें से हु और whom आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, विच भी होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना, वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है।
नहीं, शर्ट्स हो सकता है, हो सकता है। V2 V3 ऑलवेज उसका वो वर्ब के अकॉर्डिंग आती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होती हैं। तो ये कंजंक्शन का फंक्शन भी करते हैं। कंजंक्शन का फंक्शन कैसे करते हैं भाई, देखो अभी देखना। आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, एंड इसका मतलब कंजंक्शन है। टी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट हो गया, क्लॉज 2। दो क्लॉज है, दो क्लॉज किससे जुड़ते हैं, दो क्लॉज किससे जुड़ते हैं, तो दो क्लॉज जुड़ते हैं किससे मेरे भाई दो क्लॉज किससे जुड़ते हैं, दो क्लॉज आपके जुड़ते हैं कंजंक्शन से। नहीं, हिज हर नहीं करेंगे, वही तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, कर रहा हूं, हिज हर कर दो। अब देखो सेंटेंस में आई का आई रहा, लाइक का लाइक रहा, सब्बो का सब्बो रहा, लाइक्स का लाइक्स रहा, मी का मी रहा। कंजंक्शन और प्रोनाउन, ये कंजंक्शन है, ये प्रोनाउन है। कंजंक्शन और प्रोनाउन की जगह हु ने ले ली, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कंजंक्शन का भी फंक्शन करेगी, प्रोनाउन का भी फंक्शन करेगी। रिलेटिव यार कितनी बार तो मैंने बता दिया, कितनी बार तो मैंने बता दिया मेरे भाई। वंस के बाद वंस बताता है उसका अधिकार, माई पेन मेरा पेन, वंस पेन किसी जिसकी आप बात कर रहे हो उसके पेन, उसके पेन, उसके पेन, उसके पेन हो जाएगा। और ये जो खाली वन होता है ये हर एक का भी सेंस देता है और नाउन को रिपीट होने से भी रोकता है। ठीक है जी, हाँ जी। अब ये बात आप समझे कि इसने, देखो कंजंक्शन की जगह ली, प्रोनाउन की जगह ली, इसलिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये किसी की ना किसी चीज को रिलेट करती है, किसी ना किसी चीज को रिलेट करती है। अब जैसे कि मैं और एक एग्जांपल दूं, आई ब्राउट अ डॉग, मैं एक कुत्ता लेकर आया, इट वॉज वेरी क्यूट, वह बहुत सुंदर था। आई सब्जेक्ट, ब्राउट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, आई इट सब्जेक्ट, वॉज वर्ब क्लॉज 2। दो क्लॉज है कॉमा से जुड़ी है, दो क्लॉज है कॉमा से जुड़ी है। ठीक है जी। हिज वाला समझ नहीं आया, जब वन होगा ना, वन, वन एक के लिए बोलेगा तो ये हिज के केस लेगा, ही के केस लेगा, किसके केस लेगा, ही के केस लेगा। इतनी सी तो बात है। और जब वन का मीनिंग होगा हर एक, हर एक, तो ये अपने खुद के केस लेगा, तो ये वंस वाला केस लेगा। इतनी सी तो बात है यार, इतनी सी तो बात है, खुद के केस लेगा, वो खुद के केस लेगा। अब जैसे मैंने बोला आई ब्राउट अ डॉग, मैं एक कुत्ता लेके आया, ब्रिंग ब्राउट, ब्राउट होता है ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्राउट होती है। तो मैंने आई को आई लिखा, ब्राउट को ब्राउट लिखा, आ को आ लिखा, डॉग को डॉग लिखा, वॉज को वॉज लिखा, वेरी को वेरी लिखा, क्यूट को क्यूट लिखा। तो मैंने कॉमा और इट, कॉमा कंजंक्शन होता है, इट प्रोनाउन होता है, उसकी जगह मैं विच भी लगा सकता हूं, दैट भी लगा सकता हूं, दोनों ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है मेरे भाई, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है जी, ये यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आपके हो जाते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से ये जो वर्ड है हु और whom, ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो जाते हैं। अब कैसे पता चलेगा रिलेटिव प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, सिंपल सी बात है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए तो समझ जाना इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर ये सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करें तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, अगर ये क्वेश्चन पूछने का काम ना करे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, इनका मीनिंग होता है तो, जिसका, जिसे, ये मीनिंग देते हैं। और जो, जिसका, जिसे के मीनिंग देते हैं। ठीक है जी, उसके मीनिंग देते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे रिलेटिव प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, कुछ भी दो एग्जांपल लेके देख लो। हु टोल्ड यू इन द क्लास, तुमको क्लास में कौन डांटता है, तो यहां पे तो इसने क्वेश्चन किया, ये देखो। तो यहां पे जो मेरा यू है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कैसे पता चला मेरे भाई? पता चला इससे, पता चला उसके मीनिंग से, पता चला कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। हु स्कोल्ड यू इन द क्लास? तुम्हें क्लास में कौन डांटता है? कौन डांटेगा? हम पढ़ा रहे तो हम ही डांटेंगे भाई, है ना? अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम ही डांटेंगे क्लास में, सही बात है। हु स्कोल्ड यू इन द क्लास में हो गया जी, ठीक है जी। हाँ, whom have you invited to your birthday? टू इनवाइटेड फॉर कर देना, फॉर आएगा यहाँ पे। whom have you invited for your birthday? तुमने बर्थडे पर किसको इनवाइट किया है? तो whom सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, हेल्पिंग वर्ब आई है, लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन है, इसका मतलब ये यहाँ पे भी whom इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये सिर्फ ना ये ज्ञान देने के लिए है, इससे आपको कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं मिलेगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए है, ज्ञान देने के लिए है। सही है मेरे भाई, बात को समझ गए? बस इसलिए मैंने आपको, मैं डायरेक्ट बताता हूं, आप लोग पता नहीं यार वहीं फंसे हुए हो। अगर वन ऑफ आए तो वन ऑफ वाला होगा ही के केस लेगा, क्योंकि वन ऑफ ना एक की बात करेगा। अगर खाली वन आए तो वन अपने खुद के केस लेगा, वंस के केस लेगा। यार इतनी सी बात तुम लोग, इतनी सी बात तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। ठीक है जी। नहीं, उस वाले इस सेंस में ना हम ऐसे बना सकते हैं, इस वाले सेंस में हम बना सकते हैं, वो स्कॉल्स यू हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है जी, ओके। ठीक है सर जी, धीरे पढ़ाई भाई, धीमे तो पढ़ा रहा हूँ, धीमे ही तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन देख लो। मैंने बोला सूरदास वाज अ पोइट, सूरदास जी एक पोइट थे, यहां पे भी हु आया है। हु रोट मैनी नॉवेल्स, जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। इनवाइट टू समवन, इनवाइट फॉर समथिंग होता है। इनवाइट फॉर, यहाँ पे किसी व्यक्ति को नहीं, किसी चीज के लिए इनवाइट कर रहे हो। इनवाइट फॉर योर बर्थडे हो जाएगा, इनवाइट टू समवन हो जाता है, इनवाइट टू यू। ठीक है। तो यहाँ पे जो हु आया है, यहाँ पे ये हु मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये यहाँ पे जो का सेंस दे रहा है। सूरदास जी एक पोइट थे जो या जिन्होंने लिखी हैं बहुत सारे नोबल्स। तो यहाँ पे क्या आया है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, हु यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, हुम यहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगला क्वेश्चन, आई ब्राउट अ डॉग, इट इज वेरी क्यूट को मैंने किया आई ब्राउट अ डॉग, जैसे मैंने यहाँ पे विच दैट लगाया। चलो ये तो मैं ऊपर करा चुका हूँ, ये वाली चीज छोड़ो। ये वाली बात समझे मेरे भाई? आप कैसे पहचानोगे कि सेंटेंस में हु या हुम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है? अगर लास्ट में ये वाला साइन दिखे तो समझ जाओ रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर ये वाला साइन दिखे तो समझ जाओ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। सिंपल सी बात है भाई, इतना तो कोई भी कर लेगा, इतना तो कोई भी कर लेगा। यार अगर हु सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, क्वेश्चन मार्क दिखे तो हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और अगर वो बीच में आए फुल स्टॉप है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें क्या समझने वाली बात हो गई भाई? यार कमाल है सच्ची। भाई हु यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमने किसको इनवाइट किया है? किसको इनवाइट किया है? किसको इनवाइट किया है ना? किसको इनवाइट किया है? यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, किसी को रिलेट कर रहा है, रिलेट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है जी। पढ़ने का तुम्हारा मन है नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहां फोकस कर नहीं रहे, इधर उधर की बातों पर फोकस कर रहे हो, हैं? कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पढ़ने का बिल्कुल मन है ही नहीं। ठीक है जी, ओके। अगला क्वेश्चन देखो। जो हु होता है ना, वो रिलेट करता है, जोड़ता है किसी पर्सन के लिए। ह्यूमन बीइंग भी नहीं लिख रहा मैं, सिंपली तुम्हारे लिए पर्सन लिख रहा हूं। पर्सन तो जानते हो पर्सन कौन होता है? पर्सन समझते हो कौन होता है? कौन होता है पर्सन? आदमी हो पर्सन, व्यक्ति हो पर्सन, किसी व्यक्ति को जोड़ता है, किसी व्यक्ति को जोड़ता है। तो विच जो जोड़ता है
वो किसी थिंग्स को जोड़ता है, एक सेंस में पर्सन को जोड़ सकता है, स्टार लगा रहा हूं, स्टार मैंने लगा दिया है, पर्सन को सिर्फ एक सेंस में जोड़ता है, एक सेंस में जोड़ता है, सिर्फ एक सेंस में जोड़ता है, ठीक है। और जो दैट है ना, ये आलू है, दैट मेरा आलू है। आलू से मेरा क्या मतलब है? दैट हमारा आलू होता है। ये पर्सन्स को भी जोड़ेगा, थिंग्स को भी जोड़ेगा, एनिमल बर्ड्स को भी जोड़ेगा, विच ना, थिंग्स के साथ साथ एनिमल बर्ड्स भी लिख लेना, एनिमल्स बर्ड्स। ये पर्सन्स के साथ आ सकता है, थिंग्स के साथ आ सकता है, एनिमल्स के साथ आ सकता है, एनिमल्स के साथ आ सकता है, बर्ड्स के साथ आ सकता है, बर्ड्स के साथ भी आ सकता है, ठीक है जी। ये देखो, whom ऑब्जेक्ट होता है, ये देखो भाई, तुम ना भाई थोड़ा इसे चला देना। आज इनका पढ़ने का मन ही नहीं है, पता नहीं, मुझे लग ही नहीं रहे तुम सीरियस हो। मैं कुछ और करा रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ और पूछोगे, फिर मैं कमेंट पढ़ने बंद कर दूंगा। मतलब तुमको कलम से आगे भागने की ज्यादा जल्दी है क्या भाई? जो अभी पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ लो, वही पढ़ लो, है ना, आगे क्यों भागते हो? दैट मतलब आलू है, आलू गोभी बनाओ, भिंडी बनाओ, मटर बनाओ, टमाटर बनाओ, बैंगन बनाओ, आलू कचौड़ी बनाओ, पूड़ी बनाओ, पकौड़ी बनाओ, चटनी बनाओ, रायता बनाओ, चिली पटेटो बनाओ, आलू का कुछ भी बनाओ, आलू की मिठाई बना लो, आलू साग बना लो, है ना, आलू गाजर मूली पालक कुछ भी बना लो, ठीक है जी। आलू सबके साथ आ जाता है। दिक्कत है हु और विच में। हु सिर्फ पर्सन्स के साथ आ सकता है, हु पर्सन्स के लिए आता है, कभी भी थिंग्स के लिए नहीं आ सकता, कभी भी थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए नहीं आ सकता। रिलेटिव प्रोनाउन सबसे मुश्किल माना जाता है प्रोनाउन में, है ना। भाई मैं तो पढ़ ही नहीं रहा कमेंट, कमेंट तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं नाम तो ले ही नहीं रहा इसीलिए भी। लेकिन कमेंट सामने दिखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता टीचर को, कि टीचर बहुत मन से पढ़ाने आया है, डेडिकेशन के साथ, और सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, उनका पढ़ने का मन ही नहीं है, वो सीरियस नहीं दिख रहे हैं, तो टीचर ना परेशान हो जाता है, टीचर ना कहीं डिमोटिवेट हो जाता है। वो चाहता है जितना मैं सीरियस रहूं उतने ही मेरे स्टूडेंट्स भी सीरियस रहे, बस इतना चाहता है टीचर, कि अगर मैं सीरियस हूं पढ़ाने के लिए तो मेरे स्टूडेंट्स भी सीरियस हो, तब आता है पढ़ने में मजा। लेकिन मैं अगर पढ़ा रहा हूँ मन से, और तुम लोग इधर उधर के कमेंट करते हो, तो कहीं अंदर फीलिंग आती है कि यार यही नहीं पढ़ना चाह रहे, फिर क्यों पढ़ा रहा है इन्हें, ठीक है जी। ओके, दैट सबके लिए, वो पर्सन के लिए, विच एक केस में पर्सन के लिए आ सकता है, वरना थिंग्स के लिए आता है, वरना थिंग्स के लिए आता है। अभी आप इस केस को इग्नोर करोगे, स्टार में इसलिए लगाता हूं कि इसको, ये डिस्क्लेमर है, इसको मैं अलग से बाद में बताऊंगा, इसको मैं अलग से बाद में बताऊंगा। पर्सन्स वाला केस अभी आप अपने माइंड से इग्नोर कर दो, अभी सिर्फ आप इतना करो, विच जो आता है थिंग्स के लिए आता है, विच थिंग्स के लिए आता है। अब आपको बताना है, अब आपको गलतियां देखनी है। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, और बाकी के आप मुझे करके बताएंगे। मैंने बोला द टीचर मेरा सब्जेक्ट है, हेल्प्ड मेरी वर्ब है, V2 है, द स्टूडेंट उसका ऑब्जेक्ट है, विच यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन ये अपने एंटीसीडेंट या प्रेसिडेंट को जोड़ते हैं। एंटीसीडेंट हो जाता है उससे पूर्व, एंटीसीडेंट का मतलब है उससे पहले जो चीज आई है, उससे पहले जो आई है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वाली नाउन स्टूडेंट है। क्या स्टूडेंट कोई मशीन होती है? क्या स्टूडेंट कोई थिंग होती है? रिलेटिव मतलब रिलेट करेगा पहली वाली नाउन प्रोनाउन को, पहले वाली नाउन प्रोनाउन को रिलेट करेगा। तो मेरे भाई जो विच है, विच है रिलेटिव प्रोनाउन, ये तो थिंग्स को जोड़ता है। स्टूडेंट तो मेरे भाई पर्सन है कोई, क्या इसके साथ विच आ सकता है? क्या इसके साथ विच आ सकता है? विच नहीं आ सकता, आपको यहाँ पे हु लगाना पड़ेगा, समझे मेरी बात को?
हु आएगा किसी पर्सन के लिए, विच आएगा किसी थिंग्स के लिए, और दैट आएगा सब के लिए। या तो यहां पे हु लगाओ या फिर यहां पे दैट अगर होता तो गलत नहीं होता। कहीं भी लगा हुआ दैट क्या गलत हो सकता है? कहीं भी लगा हुआ दैट गलत हो सकता है? बताओ जी। दैट अगर कहीं पे भी लगा है गलत हो सकता है? दैट तो कहीं भी आ सकता है, तो दैट तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, आई प्लूरल सब्जेक्ट हैव प्लूरल वर्ब, आ के बाद नाउन सिंगुलर काउ। काउ एक एनिमल है। हुम यहाँ पे हु का केस है, हुम यहाँ पे हु का केस है। क्या एनिमल के साथ हु या उसका कोई केस आ सकता है? अब यहाँ पे हु हुम मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है? कहाँ पे हु आएगा, कहाँ पे हुम आएगा, बस आप मुझे ये बता दो, क्या एनिमल के साथ हु या हुम आ सकता है? आप बोलोगे जी नहीं आ सकता। क्या आएगा? आप बोलोगे जी या तो विच लगाओ या दैट लगाओ, या तो विच लगाओ या दैट लगाओ, या तो विच लगाओ या दैट लगाओ। क्योंकि अभी मैंने बताया हु आता है किसी पर्सन के लिए, गाय कोई पर्सन नहीं है। बाकी के लिए या तो विच लगाओ या दैट लगाओ, या विच लगाओ या दैट लगाओ, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, आई हैव मैनी स्टूडेंट विच लव्स मी वेरी मच। हालांकि तुम लोग नहीं करते हो लव्स, वो मुझे भी पता है, लेकिन अपने मन को तो तसल्ली सी मिल जाती है। क्योंकि अगर आप लोग करते ना लव, तो आप लोग फोकस होके पढ़ते, आप लोग फोकस होके पढ़ते, आप लोग फोकस होके पढ़ते। मेरे भाई ये किसी प्रोनाउन को रिलेट करता है, ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, ये किसी नाउन को रिलेट करता है। ठीक है जी। अब आप बोलोगे जी आई प्लूरल सब्जेक्ट, आई के साथ है, बिल्कुल ठीक आया, हैव प्लूरल वर्ब। मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है, तो पहली बात तो स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आता है, स्टूडेंट्स आता है। और स्टूडेंट्स तो कोई पर्सन होते हैं, पर्सन होते हैं। और पर्सन के लिए मैं विच का यूज नहीं कर सकता, मेरे को हु का यूज करना पड़ेगा। हु व्यक्ति, हु व्यक्ति के लिए, बाकी के लिए विच, बाकी के लिए विच, दैट सब के लिए। अब मैंने आपको याद करो वो लम्हे जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया था मेरे भाई, कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले की नाउन को डिपेंड करती है, क्योंकि ये रिलेट कर रही है स्टूडेंट्स को, ये रिलेट कर रही है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट अगर प्लूरल है तो मेरे भाई वर्ब प्लूरल आएगी, लव्स नहीं आएगा, लव आएगा। वो वाला नियम याद आया? लव वर्ब है, मी उसका ऑब्जेक्ट है, वेरी मच। बात समझे? अंकिता शर्मा, बहुत बहुत बढ़िया आंसर है जी आपका, गुड़िया बहुत बढ़िया आंसर है। आई प्लूरल सब्जेक्ट, हैव प्लूरल वर्ब, मैनी के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल आता है, स्टूडेंट्स को रिलेट करेगा रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहली नाउन पर डिपेंड करती है, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, लव आएगी, मी वेरी मच। तुम में से कौन है जो मुझे कोई नहीं करता? कमेंट तुम्हारे बता रहे हैं, तुम्हारी सीरियसनेस बता रही है, तुम नहीं करते हो। दिल तोड़ दिया तुमने आज मेरा। विश्वास करना, जो आपकी सफलता का खुशियां मनाएंगे, जश्न मनाएंगे और दिल से चाहेंगे आप सफल हो सकता है आपका भाई ना चाहे, हो सकता है आपकी बहन ना चाहे, हो सकता है पड़ोसी ना चाहे, रिश्तेदार ना चाहे, कोई ना चाहे। अगर बीवी से झगड़ा चल रहा है ना और तलाक की नौबत आ रही है, हो सकता है आपकी बीवी भी ना चाहे आप सफल हो। एक तो आपके पेरेंट्स, दुनिया के कोई भी माँ बाप ये नहीं चाह सकते उसका बेटा सफल ना हो। और एक आपका टीचर, दुनिया का कोई भी टीचर ये नहीं चाह सकता कि उसका स्टूडेंट सफल ना हो। आपके माँ बाप और आपके टीचर हमेशा ये चाहेंगे कि भाई वो सफल हो। तो जितनी खुशी आपको होती है सफल होने पे, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को होती है, और उतनी ही खुशी आपके टीचर को होती है। हमको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि ना कहीं मैं ही सफल हो गया, मैंने ही एग्जाम क्रैक कर दिया है, तो मैं बहुत लकी हूं कि मैं कॉम्पिटिटिव टीचर हूँ। एकेडमिक टीचर का पता नहीं चलता, बच्चा बहुत बाद में जाकर सफल होता है।
कॉम्पिटिटिव टीचर में ये लगता है कि मैंने पढ़ाया, बच्चा सफल हो, मैं ही सफल हो गया, मैंने एग्जाम क्रैक कर दिया, मैंने एग्जाम क्रैक कर दिया। तो बस मैं यही चाहूंगा, बस तुम ना सफल हो बस। ओके। अब आप ये बात समझे, हु कहाँ पे आएगा, विच कहाँ पे आएगा। अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो एक बार थम अप करेंगे। एक बार मैंने बोला हो सकता है आपके भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, यार दोस्त ना चाहे, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं चाहते। ठीक है। ओके। तो किस तरीके से एरर दे सकता है, गलत प्रोनाउन दे दी हो, गलत वर्ब दे दी हो। ठीक है जी, गलत वर्ब दे दी हो। ओके। ठीक है। तो आप, मेरे को आपका बहुत वेट रहेगा, बहुत वेट रहेगा कि कब आप लोग सक्सेस लेकर आओगे मिलने। आओगे नहीं आओगे, आओगे नहीं आओगे, बताओ जी। ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, अगर रिलेट कर रहा है जिस नाउन को वो कोई पर्सन है तो हु के केस आएंगे, अगर नहीं कर रहा है, कोई थिंग है तो विच के केस आएंगे। हाँ। नहीं, जान हाजिर मत, जान लगा दो, किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। जान लगा दो सिलेक्शन के लिए। अपने वहां की जो फेमस मिठाई हो ना, वो ले आना बेशक एक पीस, वरना अपनी मम्मी के हाथ के लड्डू ले आना। लेकिन बोलते सब है, करता कोई नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा हु कहां पे आएगा और विच कहां पे आएगा। भाई हु भी पर्सन के लिए आता है, सॉरी, और विच, होम भी पर्सन के लिए आता है, सॉरी। हु कहां पे आएगा और होम कहां पे आएगा, क्योंकि हु भी पर्सन के लिए आता है, होम भी पर्सन के लिए आता है। मैंने आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, आई, मी, माई, इनको आप सब जानते हो। आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट की जगह पे आता है, मी ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, और माई के बाद नाउन आती है। इस बात में किसी को कोई दो राय है कि माई के बाद नाउन आएगी, माई प्लस बुक आता है। मी प्रेपो के बाद आता है या वर्ब के बाद आता है, मी एक ऑब्जेक्ट होता है और आई एक सब्जेक्ट होता है। आई एक सब्जेक्ट होता है, आई एक सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। ओके। जितनी तुम मेहनत करोगे, तुमसे ज्यादा मेहनत मैं करूंगा, वरना इस बात को देख लेना। लेकिन रिजल्ट चाहिए बस, क्योंकि ना अल्टीमेटली लोग रिजल्ट को देखते हैं। हमने कितना अच्छा पढ़ाया, कोई मैटर नहीं करता। आप कितना अच्छा पढ़े, कोई मैटर नहीं करता। अगर रिजल्ट नहीं निकला ना तो सब बेकार है। मतलब नॉलेज अपनी जगह है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आपको नॉलेज मिलेगी। लेकिन समाज को चाहिए रिजल्ट, समाज को नॉलेज से, तुम्हारी नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। ये सबको पता है। आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई एडजेक्टिव केस है। अगर मैं आई के नीचे हु लिख दूं तो इसका क्या मतलब है, सब्जेक्टिव केस मतलब सब्जेक्ट को चाहिए होती है वर्ब, इसको वर्ब चाहिए। मी ऑब्जेक्टिव केस मतलब इसको वर्ब नहीं चाहिए होती है। और माई एडजेक्टिव केस, माई को बुक चाहिए होती है, माई को बुक चाहिए होती है। ठीक है। आई सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए होते हैं, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, या तो वर्ब के बाद आए या प्रोनाउन के बाद आता है, या फिर तीसरी शर्त है इसको वर्ब नहीं चाहिए होती है। और माई बोलता है मेरे बाद बुक ले आओ, बस मेरी एक शर्त है। हर किसी की शर्तें होती हैं, ये पूरी इंग्लिश शर्तों पे टिकी हुई है। अगर मैं आई के नीचे हु लिख रहा हूं, इसका मतलब आई सब्जेक्टिव केस है, हु भी सब्जेक्टिव केस है। आई को वर्ब चाहिए, हु को भी वर्ब चाहिए। अगर मैं मी के नीचे हुम लिख रहा हूं, इसका मतलब जैसे मी ऑब्जेक्टिव केस, हुम ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मैं माई के नीचे हुज लिख दूं, अगर मैं हुज लिख दूं तो जैसे माई को नाउन चाहिए ऐसे ही हुज को नाउन चाहिए। कलेश खत्म, पैसा हजम। इसको वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए, इसको वर्ब नहीं चाहिए। और इसको मेरे भाई नाउन चाहिए।
जैसे माई के बाद नाउन आती है, ऐसे ही हुज के बाद नाउन आती है, ऐसे ही नाउन आती है, ऐसे ही नाउन। सब्जेक्ट वर्ब में कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, वो मैं अलग पढ़ाऊंगा। आप बोल रहे हो पुअर वाला, वो एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। जैसे कि अब आप मुझे बताएंगे पहले वाले क्वेश्चन में बाई हु आएगा या हुम आएगा, वॉज द रामायण रिटन। सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्पल, पूछा भी गया है ये, तो सबसे ज्यादा इसी को रखा जाता है, फेमस एग्जाम्पल है ये समझाने के लिए। बुक्स वगैरह में भी आपको यही मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको यही दे दिया। बाई के बाद हु आएगा या हुम आएगा, आप मुझे फटाक से बताएंगे, फटाफट। एक बार नहीं, 20 एग्जाम्पल है, ये सभी हु के केस है। ये वाले शॉर्ट डायरी में लिख लेना, ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिख लेना, ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिख लेना। ये एसटी है, ये एसटी है। ठीक है मेरे भाई। आप बोलोगे जी बाई एक प्रेपोजिशन है, क्या है? प्रेपो है, पापजी, प्रेपोजी, पापजी, प्रेपोजी है। क्या है ये? प्रेपोजी है। और प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, बाई मी होता है, बाई आई होता है, बाई आई होता है, बाई मी होता है। आप मुझे बताओ, बाई आई होता है या बाई मी होता है? जल्दी से बताओ। आप बोलोगे प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो प्रेपो के बाद हु सब्जेक्ट नहीं आएगा, हुम ऑब्जेक्ट आएगा। आप मुझे बताएंगे विद हु आएगा या हुम आएगा या हुज आएगा? इस वाले दूसरे वाले सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे। बताओ जी क्या होगा? नहीं आ सकता। बाई प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, और हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। विद भी एक प्रेपोजिशन है, प्रेप जी है, ये तो पाप जी, प्रेप जी। विद तो प्रेप जी है, प्रेपो है। प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस। हुज बोलता है मेरे बाद नाउन होनी चाहिए, आगे तो बाद में वर्ब है, तो हुज तो नहीं आ सकता। हुज के बाद तो नाउन होनी चाहिए थी, हुज के बाद तो नाउन होनी चाहिए थी, ये तो नहीं आ सकता। हु सब्जेक्ट बनता है, ये हुम कर लेना, ये हुम कर लेना, मैंने दोनों हु ही लिख दिए, ये हुम कर लेना, हुम कर लेना। आप बोलोगे प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे आई का मी होता है, ऐसी हु का हुम होता है मेरे भाई, हुम होता है। अगला क्वेश्चन सेम एग्जाम्पल वही है, हु है, हुम है, हुज है, सेम ऑप्शन वही है, हु, हुम या हुज, क्या आएगा? बताओ। द पर्सन, व्यक्ति, डैश टू डैश आई एम स्पीकिंग इज माई टीचर। व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूं मेरा टीचर है, मेरा टीचर है। आप बोलोगे जी टू एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजी है तो पाप जी है, प्रेपो है। प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, तो हु नहीं आएगा, हुम आएगा। हुज के बाद तो नाउन होनी चाहिए थी, आई तो नाउन नहीं है, इसलिए हुज भी नहीं आ सकता। ठीक है जी। हाँ। प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग आई है, वर्ब यू के अकॉर्डिंग वर्ब आई है। यहां पे द रामायण सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज आया था। अगला क्वेश्चन। अब देखो वो तो इजी थे, वो तो इजी थे, आपको इन दो में बताना है क्या आएगा। दोनों के कॉमन ऑप्शन है, कॉमन ऑप्शन है हु, होम, हुज और विच। चार ऑप्शन है आपके सामने। आपको बहुत ध्यान से, बहुत अकल से ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5 में बताना है क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में बहुत ध्यान से बताना है मेरे भाई। अकल का, अकल को क्या करना है मेरे भाई, पूरी अकल लगा देनी है, पूरी अकल लगा देनी है। देखो,
पहली बात, सबसे पहली बात, द मैन एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति को रिलेट करने के लिए विच नहीं आएगा, विच नहीं आएगा, विच का कलेश खत्म। आगे वॉज वर्ब है और आई प्रोनाउन है, तो हुज भी नहीं आएगा क्योंकि इसको बाद में नाउन चाहिए, इसका भी कलेश खत्म। अब मैं हु लगाऊं या हुम लगाऊं, अब इस बात को ध्यान से समझना। ये सब्जेक्ट है, इसको चाहिए वर्ब, इसको वर्ब नहीं चाहिए। अब अगर सेंटेंस में वर्ब है तो हु लगा दो, वर्ब नहीं है तो हुम लगा दो। वर्ब है तो हु लगा दो, वर्ब नहीं है तो हुम लगा दो। अब मैं देखता हूं वर्ब है या नहीं है। आई सब्जेक्ट, मैट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, इनका कोटा पूरा है, इनका कोटा पूरा है। द मैन सब्जेक्ट, द मैन एक नाउन सब्जेक्ट है। सोल्जर कौन है? मैन सोल्जर है, द मैन इज द सोल्जर। इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही, ये इसकी वर्ब, इसका भी कोटा पूरा। सब्जेक्ट वर्ब इसको मिल गई, ये सब्जेक्ट इसको ये वर्ब मिल गई। क्या मेरे भाई इन एक वर्ब है? क्या मेरे भाई द पार्क एक वर्ब है? क्या मेरे भाई सोल्जर एक वर्ब है? ना सोल्जर वर्ब है, ना द पार्क वर्ब है, ना इन वर्ब है। इसका मतलब हु के लिए वर्ब नहीं है, सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो हु नहीं आएगा, हुम आएगा। द मैन आदमी, whom I met जिससे मैं मिला, इन द पार्क पार्क में, इज अ सोल्जर एक फौजी है मेरे भाई, सैनिक है, फौजी भाई है, सैनिक भाई है। बात समझ रहे हो मेरे भाई? बात समझ रहे हो ना? बहुत ध्यान से करना, बहुत प्यार से। द मैन सब्जेक्ट, आई मेट सब्जेक्ट वर्ब, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही मेरे पास, हु के लिए वर्ब नहीं है तो हुम लगा दो। अब ये वाला क्वेश्चन, द मैन सब्जेक्ट, द मैन सब्जेक्ट, आप बोलोगे हाँ जी सब्जेक्ट है। वॉज वर्ब के बाद आईएनजी, एक वर्ब ये रही, रोहित मेरा सब्जेक्ट रहा, एक रोहित सब्जेक्ट ये रहा। इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, द मैन सब्जेक्ट की इज ये वर्ब रही, ये वर्ब इसकी ये रही, ये वर्ब। द मैन सब्जेक्ट की इज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलके एक वर्ब बना दी। एक चीज का ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है तो मेरे भाई वो एक वर्ब है, एक वर्ब काउंट होगी, एक वर्ब काउंट होगी। ऐसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल जैसे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है तो वो एक वर्ब काउंट होगी, मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब है मेरे भाई दो वर्ब काउंट होंगी, दो वर्ब काउंट होंगी। अगर पहले मेन वर्ब आ जाए फिर हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों अलग अलग वर्ब है, ये दोनों एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, ये एक ही वर्ब है। लेकिन मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब ये अलग वर्ब है, ये अलग वर्ब है, अलग अलग वर्ब है, ये अलग अलग है, तब दो वर्ब आप काउंट करोगे। जैसे कि मैंने बोला द मैन मेरा एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन, वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब, इसका मतलब वर्ब वन, ये प्लस ये मिलके एक वर्ब। रोहित सब्जेक्ट टू इज वर्ब टू, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है। रोहित जो है टॉक कर रहा है, मेरे भाई यहां पे भी वूम आएगा क्योंकि क्या नहीं है मेरे पास, मेरे पास सब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के लिए वर्ब नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, परेशान मत होना बिल्कुल भी, परेशान मत हो जाना, सेम यही एग्जाम्पल ऊपर है ऑप्शन, हु, होम, हुज और विच, हु, होम, हुज, विच। आप बोलोगे आई हैव अ फ्रेंड, अब फ्रेंड कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है तो उसके लिए विच नहीं आएगा, आगे वर्ब है तो हुज भी नहीं आएगा, हु आएगा, हुम आएगा।
आई हैव सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब इनका कोटा पूरा। वर्ब के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब है, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, तो मेरे भाई अब मेरे को हु लगाना पड़ेगा। रोहित कैसे सब्जेक्ट है मेरे भाई? इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता ना, आता है ना, है ना। इट इज आई आता है या मी आता है? आई आता है, मी आता है? इट इज आई आता है ना। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्ट आता है, उसको अलग वर्ब चाहिए होती है। कैसे? इट इज, आई आएगा या मी आएगा? बोलोगे आई। हु टीच यू इंग्लिश। अब बोलोगे जी यहाँ पे इट इज आई सब्जेक्टिव केस है। बात समझे? सब्जेक्ट को वर्ब मिली, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही, तो मैंने सब्जेक्टिव केस लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, द मैन एक सब्जेक्ट वन हो गया, द मैन एक सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड मेरी वर्ब वन हो गई, ये तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस है। मेन वर्ब के बाद, ये देखो मेन वर्ब है ना, वी टू मेन वर्ब है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये दूसरी वर्ब है वर्ब टू। मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आई, तो वो अलग अलग वर्ब है, अलग अलग वर्ब है। सेंटेंस में कितनी वर्ब है? एक वर्ब ये रही, एक वर्ब ये रही, तो मेरे को दो सब्जेक्ट चाहिए, दो सब्जेक्ट चाहिए। एक सब्जेक्ट ये रहा तो दूसरा सब्जेक्ट चाहिए, हु आ जाएगा। होम हुज विच क्यों नहीं आ सकता? बात समझ रहे हो मेरे भाई? बात समझ रहे हो? अब आप मुझे बताएंगे हाँ सर अब हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम समझ रहे हैं कि अगर हु के लिए वर्ब है तो हु लगा दो, अगर वर्ब नहीं है तो हु की जगह विच लगा दो। स्टार्टिंग में नाउन प्रोनाउन एक सब्जेक्ट फिक्स है, बाद वाला आप देख लो, बाद वाला दूसरा सब्जेक्ट है या नहीं है? बाद वाला दूसरा सब्जेक्ट है नहीं, नहीं है। हैज हैव हैड के बाद तो नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है ना। यार पूरा खेल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ही तो ही है, अगर तुम उसे समझ पाते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, अब मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, हु, whom, which, who, whom, which। आप मुझे बताएंगे अब इसका क्या आएगा इसमें, अब क्या आएगा? ठीक है जी, लव यू टू मेरे भाई। बताओ। रिपीट बहुत करूंगा, टेंशन मत लो। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। लेकिन हु वाले सेंटेंस में मैं डायरेक्ट मेन वर्ब पहले ला सकता हूं, बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के। हु टीच यू इंग्लिश, तो हु डज टीच यू इंग्लिश, दोनों का सेम मीनिंग है। अगर मैं लिखूं हु, हु डू टीच, हु टीच यू इंग्लिश, हु डज टीच यू इंग्लिश, इस तरीके से तो मैं वो कर सकते हैं। आप बोलोगे जी दे प्लूरल सब्जेक्ट, ब्राउट वी टू है, दे ब्राउट वे लाए आ पैट, पैट कोई पर्सन नहीं है। अगर पर्सन नहीं है तो पर्सन वाले केस नहीं आ सकते, ना हु आ सकता है ना हुम आ सकता है, क्योंकि हु या हुम पर्सन के लिए आता है। एकमात्र ऑप्शन विच बचा, विच बचा। विच के सब्जेक्टिव केस में विच होता है, ऑब्जेक्टिव केस में विच ही होता है, सब्जेक्टिव केस में विच ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी विच ही होता है। अगला क्वेश्चन, आई सब्जेक्ट मैट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एक का क्लेश पूरा है भाई, ये वर्ब है ना, मेन वर्ब है वी टू, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन तो उसके ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। वॉज रिटर्निंग मेरी भाई दूसरी वर्ब है वी टू, एक वर्ब ये रही वी वन, पहली वाली वर्ब ये रही, ये वाली दूसरी वाली वर्ब ये रही, तो इस वर्ब को तो सब्जेक्ट चाहिए। अब आप मुझे बताओ, हु लगाऊं, whom लगाऊं, विच लगाऊं या हुज लगाऊं? बताओ जी क्या लगा दूं मेरे शेरों, बताओ जी क्या लगा दूं, बताओ क्या लगा दूं?
बताओ क्या लगाओ इस वाले में। आप बोलोगे जी जो सोल्जर है ना मेरे भाई वो कोई पर्सन है, और पर्सन को रिलेट करने के लिए विच तो नहीं आ सकता। हुज के बाद बुक आनी चाहिए, आगे वर्ब है तो हुज भी नहीं आ सकता। हु लगाऊं हु लगाऊं, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब रही, इस वर्ब का सब्जेक्ट कित्थे है, कित्थे है इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट लगा दो, हु एक सब्जेक्ट बन जाता है, हु सब्जेक्ट बन जाता है। हु ने अब इस सोल्जर को सब्जेक्ट बना दिया है। वॉज क्यों आया है, देखो ये है तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगा। अब तक ये ऑब्जेक्ट था, हु ने इसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा दिया है। तो मेरे भाई वॉज इसलिए आया है क्योंकि रिलेटिंग प्रोनाउन के बाद वर्ब उससे पहले वाली नाउन पर डिपेंड करती है। तो आ सोल्जर सिंगुलर है इसलिए वॉज आया था। अब आप समझो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। रिलेटिव प्रोनाउन जिसको जोड़ रहा है वो पर्सन है तो हु या उसके केस, पर्सन नहीं है तो विच। इसके बाद वर्ब इससे पहले वाली नाउन पर डिपेंड करेगी। अगर इसके लिए वर्ब है तो हु लगाओ, नहीं तो विच लगाओ। तीन बातें कर लोगे मैनेज, बताओ जी तीन बातें मैनेज कर लोगे मेरे भाई, कर लोगे ना? अब तो उम्मीद करता हूं कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, मैं बड़े बड़े थोड़े से एग्जांपल दूंगा। द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दिस वीक इज विकास। द बेस्ट परफॉर्मर मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, दिस वीक उसका ऑब्जेक्ट है, इज वर्ब है। इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, और ना और यहां पे टाइप्स वर्ब है ना। माई क्लास उसका ऑब्जेक्ट है, विदाउट प्रेपोजिशन एनी मिस्टेक उसका ऑब्जेक्ट। इस वीक का बेस्ट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है ना आरडब्ल्यू में, विकास को मिला है क्योंकि वो मेरी इंग्लिश की क्लास में कोई टाइपिंग एरर नहीं करता है, वो कोई टाइपिंग एरर नहीं करता है। बताओ ऐसा हो सकता है? ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, आप मुझे बताओगे हु लगाऊं whom लगाऊं? आप बोलोगे जी इस सब्जेक्ट की ये वर्ब, इस वर्ब को टाइप मतलब टाइप से मतलब टाइप करना, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए तो हु लगा दो, हु लगा दो, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, आई सब्जेक्ट एम गोइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब एक ही वर्ब है, इनका कोटा पूरा। टू मीट उसका ऑब्जेक्ट हो गया, माई फ्रेंड लिव्स वर्ब है, और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट तो हु आ जाएगा। देखो फ्रेंड पर्सन है ना, पर्सन है, पर्सन के लिए हु आएगा। दिस इज द बॉय डैश स्टोल माई पर्स, हुम कैसे लगा दिया, हुम कैसे लगा दिया, हुम कैसे आ जाएगा भाई? टाइप्स मतलब टाइप कर रहा है, टाइप्स टाइपिंग, विकास इज टाइपिंग, खट खट खट, ये वर्ब है टाइप करना। बताओ जी, है ना। अगला है दिस सब्जेक्ट इज वर्ब, दिस इज द बॉय डैश स्टोल वी टू है ना, वर्ब है। वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए तो हु लगा दो। बॉय व्यक्ति है ना, बॉय पर्सन है ना मेरे भाई, पर्सन के लिए क्या आएगा, हु आएगा ना मेरे भाई, हु आएगा ना। बात समझ रहे हो? अब रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन कर लोगे, कहाँ पे हु लगाना है कहाँ पे विच लगाना है, सबसे पहले तो ये समझना। उसके बाद फिर कहाँ पे हु लगाऊं कहाँ पे वुम लगाऊं, उसके बाद इस चीज को समझना। आगे बढ़ जाता हूं और फटाफट आपको आंसर देने हैं। तीनों के ऑप्शन है हु या whom या विच, ये तीनों के आपके ऑप्शन रहने वाले हैं। आप बोलोगे दिस इज द फोन, फोन के लिए आप विच लगाओगे। विच सब्जेक्टिव केस भी होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है। दिस इज सब्जेक्ट वर्ब मिल गई, आई वांट सब्जेक्ट वर्ब मिल गई, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, आप मत सोचो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। विच का सब्जेक्टिव केस भी विच, जैसे देखो यू का सब्जेक्टिव केस भी होता है ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ऐसे ही विच का सब्जेक्टिव केस भी विच, ऑब्जेक्टिव केस भी विच। तो हमको सोचना ही नहीं है विच में, तो बस विच में सोचना ही नहीं है। दिस इज द डॉग, आप विच लगा दोगे, विच की जगह दैट भी लगा सकते हो। आई हैव अ पेट,
विच लगा दोगे, विच की जगह दैट भी लगा सकते हो। पैट नॉन लिव, पैट व्यक्ति नहीं है, जॉब व्यक्ति नहीं है, पर फोन व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति नहीं है तो विच लगा दो, व्यक्ति है तो हु लगा दो, और हु में देख लो, वर्ब है तो हु रहने दो, वर्ब नहीं है तो वुम कर दो, वुम कर दो। अरे मेरी मैया मोह ठाल है। सर जी रिपीट कर दो। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18 18 मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए हैं। कोई और टीचर ने करवाए हो ना, मुझे बता देना। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी सर्च कर लेना जिसने 18 क्वेश्चन आपको रिलेटिव प्रोनाउन करवाए हो और अभी करवा ही रहा हो, और उसके बाद भी स्टूडेंट बोले सर जी रिपीट, सर जी रिपीट। अब बताओ ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कैसे सिखाऊं, कैसे सिखाऊं? फिर एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है जिसके लिए भी मैं तैयार हूं। खर्चा तुम्हारा, डॉक्टर पकड़ लो, खोपड़ी खुलवाओ मेरी, दिमाग निकलवाओ, अपनी खोपड़ी खुलवाओ, करवा लो उसे। अब इसे मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन बचा है। भाई खर्चा तुम्हारा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं दिमाग देने के लिए तैयार हूं, आप माइंड ट्रांसप्लांट करवा लो फिर मेरा। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए ये सितम भी सह लेंगे सनम, है ना? डॉक्टर बुलाओ, चीर फाड़ करवाओ, दिमाग निकलवाओ, अपने में फिट करवा लो, कलेश खत्म, पैसा हजम सारे। अगला क्वेश्चन, यू आर द पर्सन, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, इसको ये वर्ब मिल गई, इसको ये वर्ब मिल गई, तो मेरे भाई अब वर्ब कहाँ है? जब वर्ब ही नहीं है, वर्ब ही नहीं है तो मेरे भाई हु नहीं आ सकता, हुज आ नहीं सकता, तो हुम आ जाएगा। दिस इज द पर्सन हुम आई लाइक द मोस्ट, यह वह व्यक्ति जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है जी, पसंद करता हूँ। क्रिकेट इज द गेम, गेम कोई पर्सन नहीं है, तो आप आंख बंद करके विच लगा दोगे। विच लगाओ, दैट लगाओ, दैट सबके साथ आ सकता है। जहां मैं हु लगा रहा हूं वहां दैट आ सकता है, हु लगा सकता हूं दैट आ सकता है, दैट सबके साथ आ जाता है। विच और दैट हमें कुछ देखना ही नहीं है। अगर ऑप्शन में दैट है तो आंख बंद कर लोगे, दैट लगा दोगे। ठीक, ठीक है जी। नहीं, खर्चा हम नहीं देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे भी हमसे लो, और क्या ही बोलूं, और खोपड़ी भी हमारी फटे, बहुत बढ़िया। द पुलिस टोल्ड, सब्जेक्ट वर्ब, द पुलिस सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, अस ऑब्जेक्ट, अबाउट प्रेपोजिशन, द पर्सन। कार मेरा सब्जेक्ट है, कार, कार क्या है? नाउन है, कार क्या है? नाउन है। देखते हैं तुम में से किसका दिमाग चलता है, देखते हैं तुम में से किसका दिमाग, हाँ विच वाला वो भी कराऊंगा, किसका दिमाग चलता है, किसका दिमाग चलता है ये देखते हैं। क्या आएगा? हु आएगा, हुज आएगा, हुम आएगा, विच आएगा? बताओ, चार ऑप्शन तुम्हारे सामने है, चार ऑप्शन तुम्हारे सामने, बताओ जी क्या आएगा? ये वाला बता दो, फिर मैं आपको इसमें से अभी दो चार क्वेश्चन एचडब्ल्यू के और दूंगा, फिर मैं आपको विच वाला केस बताऊंगा जहां पे मैं विच को पर्सन के लिए यूज कर सकता हूं, फिर मैं आपको दैट वाला केस बताऊंगा। मेरे को आपको एक और एडवांस चीज पढ़ानी थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग उसे सीखने के लिए अभी प्रिपेयर्ड हो, रेडी हो, तो आपका मॉरल डाउन जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ फिर वो वाला कंसेप्ट मैं स्किप कर दूं। और देख लो, इतना ईमानदार टीचर हूँ, बता के कर रहा हूँ स्किप भी। एक कंसेप्ट में मेरा मन था और डीप में जाने का, लेकिन आप लोगों को मेरे को नहीं लग रहा, तो इसलिए मेरा मन कर रहा है मैं स्किप कर दूं। बहुत गजब मेरे भाई, पर्सन एक, पर्सन तो पर्सन ही है, पर्सन के लिए विच तो नहीं आ सकता, या तो हु आएगा या हुज आएगा या हुम आएगा। माई कार, हुज कार, माई कार, जहां आप माई कार लिख सकते हो वहां हुज कार लिख दो, है ना? मैन व्यक्ति है तो विच के केस तो नहीं आएगा। कंडीशन नाउन, माई कंडीशन, माई कंडीशन, ऐसे ही हुज कंडीशन। अगर आगे नाउन है, आगे नाउन है तो आप हुज लगा दोगे, आगे नाउन है तो आप हुज लगा दोगे, हुज लगा दोगे। ठीक है जी।
हुज लगा दोगे, हुज प्लस नाउन आता है, तुरंत बाद नाउन है तो हुज लगा दो, खेल खत्म, पैसा हजम। अब ये आपके HW है, इनके आंसर मैं आपको कमेंट, ये तो मैंने करा दिए ना, ये तो मैंने करा, चलो कोई बात नहीं। 1 2, ये आपके HW है, 20 से 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ। 3 4 आपको बताने कहाँ पे एरर है। 6 ये क्वेश्चन गलत है, ये पता नहीं क्या है, मैंने कुछ और लिख के दिया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, इसकी लैंग्वेज ही गलत है, इसे काट देना, 5 कर लेना मेरे भाई, ठीक है जी, 5 कर लेना, एक ये कर लेना, 6, ये कर लेना। चलो इसे एक बार मैं बता देता हूँ, इसे मैं एक बार बता देता हूँ, इसे एक बार मैं बता देता हूँ। भाई इतना प्यार मत दिखा मेरे भाई, ओ संजय बीरा, इतना प्यार मत दिखा, है ना। देयर के बाद वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी जो उसके बाद में नाउन प्रोनाउन है। देयर के बाद इज आया है तो आगे सिंगुलर होनी चाहिए, वन आया है, बिल्कुल ठीक है। ऑफ आया है, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, देखना, है ना। भाई हमको ना अंग्रेज नहीं बनना, हमको एक एक चीज को रिलेट करते हुए चलना है, नन्ना मुन्ना राय की तरह। देयर बोलता है मेरे बाद वर्ब ना उसके बाद वाली नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करेगी, वन सिंगुलर है तो इज ठीक है। वन के बाद ऑफ आ गया, वन ऑफ बोलता है मेरे बाद नाउन प्लूरल रखो, तो दोज बुक्स प्लूरल आ गया। विच बोलता है मेरी शर्त है मेरे से पहले कोई पर्सन ना हो, विच बुक कोई पर्सन नहीं है, वो भी ठीक है। दूसरा बोलता है मेरे बाद अगर वर्ब आएगी ना तो जो पहले वाली नाउन को देख लेना भाई, पहले वाली नाउन बुक्स है तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। बात समझन में आई मेरे भाई, बात समझन में आई जी। कहो हाँ, कहो हाँ, इनमें दिक्कत, बताओ जी। ठीक है भाई, सो के बाद में देख लिया करो फिर क्लास को, ओके। अब और ले लो मेरे भाई टेस्ट योर सेल्फ, और भी ले लो, 3 क्वेश्चन ये भी ले लो, इतने सारे टेस्ट योर सेल्फ आपको दे रहा हूँ। टाइपिंग जो आपकी नोट्स लिखने वाली गुड़िया मेरे को फोन कर लेगी और मैं उसे इन सब के आंसर बता दूंगा, तो आपको इनके आंसर नोट्स में मिल जाएंगे। इससे ज्यादा मैं और प्रैक्टिस नहीं करा सकता क्योंकि मेरे को सिलेबस भी करना है। अब मैं बता रहा हूं आपको विच कहाँ पे पर्सन्स के लिए आता है, तो मैंने वहां पे स्टार लगाया था ना, विच का यूज मैं पर्सन्स के लिए एक कंडीशन में कर सकता हूं, अगर मेरे को चॉइस करनी हो, चॉइस के रूप में मैं पर्सन के साथ भी विच का यूज कर सकता हूं, अगर मेरे को चॉइस करनी हो, अगर मुझे चॉइस करनी हो, अगर मुझे चॉइस करनी है। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, इससे इससे कितने सारे रूल रिवाइज हुए थे, इससे कितने सारे रूल रिवाइज हुए थे। देयर के बाद वर्ब, उसके बाद की नाउन पर, वन ऑफ के बाद बुक प्लूरल, बुक के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब, उससे पहले वाले नाउन प्रोनाउन पर, कितने सारे रूल रिवाइज हुए। तो आप ऐसे रिवाइज किया करो, रूल मत रटा करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस इस तरीके से किया करो, उससे आप रूल को रिवाइज किया करो। ये है राइट वे टू रिवाइज योर इंग्लिश, ये राइट वे है। आप लोग रूल को रटने में लगे रहते हो भाई। जब भी मैं चॉइस की बात करूंगा, मैं हुज की मतलब विच का यूज करूंगा, किसमें मेरे भाई, पर्सन के साथ। जैसे कि विच आएगा या हु ऑफ द 5 स्टूडेंट आर हार्ड वर्किंग, कौन 5 स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है। जैसे मैं आपसे पूछूं कौन 5 स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है, जल्दी से हाथ उठाना मेरे भाई। वो मैंने गलती आपको दी होगी, आप आराम से गलती ढूंढना, वो गलतियां मैं आपके लिए ही लाता हूं, वो आपको ढूंढनी होती है। बताओ, आप बोलोगे जी 5 स्टूडेंट्स की बात हुई है आर हार्ड वर्किंग, कौन 5 स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है। तो देखो स्टूडेंट्स की तो बात हो रही है, लेकिन तब भी मैं विच का यूज करूंगा, हु का यूज नहीं करूंगा। विच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, मैं
पूछ रहा हूं, सिलेक्शन की बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है। अगर चॉइस की बात है तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज कर सकता हूं पर्सन के लिए। हु या विच ऑफ द टू शर्ट डिड यू लाइक? कौन सी दो शर्ट तुम पसंद करते थे? कौन सी दो शर्ट तुम्हें पसंद थी, बताओ। यहां तो चॉइस की बात होगी, यहां तो चॉइस की बात होगी। आप बोलोगे हु विच, मुझे नहीं पता, तो यहाँ पे विच आएगा। अगर मेरे को चॉइस थिंग में करनी है, चॉइस पर्सन में, पर्सन या थिंग्स के साथ चॉइस के लिए, चॉइस के लिए अगर मुझे चॉइस करनी है, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, मैं विच का यूज कर सकता हूं। तो मेरे भाई टू के बाद शर्ट्स आएगा, डिड यू लाइक, तो यहाँ पे विच आएगा, हु नहीं आएगा। हु विच ऑफ द टू टीचर्स इज द बेस्ट? आप बोलोगे हु या विच में से विच लगाओगे, हु नहीं लगाओगे। विच ऑफ द टू टीचर्स इज नहीं आएगा, आर आएगा। कौन दो टीचर्स बेस्ट हैं? बेस्ट टू टीचर्स कौन से हैं? बेस्ट टू टीचर्स कौन से हैं? बताओ मेरे भाई, बात समझ में आई? आया मजा सा? मजा सा आया नहीं आया, बताओ जी। ओके, अब ये तो हो गया सिंपल वाला। क्वेश्चन ऐसे भी फंस सकता है। अब आप मुझे ये बताएंगे, सेंटेंस अपने आप से बनाते हो या प्रीवियस ईयर? कुछ अपने आप से बनाता हूं, जो स्लाइस करके एरर आते हैं वो प्रीवियस ईयर होते हैं, और वर्कशीट में 90% प्रीवियस ईयर होते हैं। वर्कशीट में 90% प्रीवियस ईयर होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे आई प्लूरल सब्जेक्ट, डोंट नो प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब एक वर्ब है। विच या हु ऑफ द स्टूडेंट हैव स्टोलन माई पेन? मुझे नहीं पता किस स्टूडेंट ने मेरा पेन चुराया है। पूछ नहीं रहा, यहाँ पे बता रहा है। आप बोलोगे चॉइस है, पेन किसने चुराया नहीं पता, चॉइस चाहिए किसने चुराया है। आप बोलोगे जी विच आएगा, हु नहीं आएगा। विच ऑफ द स्टूडेंट हैव स्टोलन माई पेन? बताओ जी, आ गया समझ में अच्छे से? अगर हम चॉइस की बात करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा? आप बोलोगे जी मैं विच का यूज चॉइस के लिए कर सकता हूं, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो। अगर रिलेट करना है तो विच नहीं आ सकता पर्सन के लिए। अगर चॉइस है तो आप विच लगा सकते हो। अब हम आ जाते हैं अपने आलू पर। आलू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। आलू गाजर, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू भिंडी, आलू बैंगन, आलू पालक, आलू अदरक, आलू गोभी, आलू प्याज, आलू पकौड़ी, आलू चटनी। आलू की चटनी कितनी अच्छी लगती है, आलू का रायता, आलू की टिक्की, आलू की आलू की कचौड़ी, कितनी सारी चीजें आलू सब में मिल जाता है, सब में। आलू की स्वीट्स भी बनती है, आलू के नमकीन आइटम भी बनते हैं, आलू जूस में भी गिर जाता है, आलू सब में चला जाता है। स्टोल कर रखा था ना मैंने, हाँ। हैजर हेड के बाद V3, शाबाश। अगर ऐसी कोई गलती रह जाया करे ना तो आप समझ जाया करो, मैं आपके लिए ही लेके आया था, मैं बताना भूल गया हूँ। है ना, ये मत सोचना यहाँ हैव के बाद V2 कैसे आ गया। स्टील, स्टोल, स्टोलन होगा। और मुझे अच्छा लगता है जब आप ऐसे ना नन्ना मुन्ना राई बनते हो, ऐसे नन्ना मुन्ना राई बनते हो, क्योंकि आपको भी पता है हैज हैव हैड के बाद V3 आती है। हैज हैव हैड के बाद V3 आती है भाई। वर्कशीट ना, वर्कशीट मैं आज चेक करता हूँ, टाइप हो गई है, एक बार मुझे चेक करनी रह रही है बस, एक बार मुझे सिर्फ चेक करनी रह रही है, फिर मैं वर्कशीट डलवा देता हूँ। प्रदीप जी गलत बात है, शोभा नहीं देती है, आप लोगों को शोभा नहीं देती ऐसी बात। आलू सबके साथ आ जाता है, बस इतनी सी बात है, आलू सबके साथ आ जाता है, तो सबके साथ आ जाता है तो पढ़े क्यों? फिर पढ़े ही क्यों? अगर सबके साथ आलू आ जाता है तो फिर पढ़े ही क्यों? लेकिन बट किंतु परंतु, लेकिन बट किंतु परंतु, अगर थिंग्स हो, एवरीथिंग हो, समथिंग हो, नथिंग हो, ऑल थिंग्स हो, और ऑल का मीनिंग भी थिंग हो। और आपको मैं लिखवा देता हूं, ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना, थिंग,
थिंग समझते हो, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग। ओनली, अगर सेंटेंस में ओनली है, द सेम है, या सेंटेंस में वन है, फ्यू सेंटेंस में अगर है, मच सेंटेंस में अगर है, लिटिल अगर सेंटेंस में है, शॉर्ट डायरी में लिख लेना, या फिर कोई सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है, या सेंटेंस में नन है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव तक ही रहने दो, सिर्फ और सिर्फ दैट लगाओगे। सिर्फ और सिर्फ दैट आएगा अगर जो नाउन को आप रिलेट कर रहे हो उनके साथ ये वर्ड है, उनके साथ अगर ये वर्ड है, आप मेरे भाई वो नहीं लगा सकते, आप मेरे भाई विच नहीं लगा सकते। सबके साथ आ जाता है, जैसे कि आलू सबके साथ बन जाता है, लेकिन गोभी के साथ सिर्फ आलू बनेगा। आलू सबके साथ बन जाता है, लेकिन टमाटर के साथ आलू बनेगा, है ना। आलू सबके साथ बन जाता है, लेकिन गाजर के साथ आलू ही बनेगा, आलू ही बनेगा ना। सही बात है ना। तो ऐसे ही मेरे भाई ये इसकी फेवरेट सब्जियां हैं, इनके जोड़े में ये चलता है, इनके जोड़े में ये चलता है। ठीक है जी, हाँ ठीक है भाई प्रदीप जी, ठीक है। थिंग्स ओनली, मेरे साथ बोलो, ये एसडी में लिखना, शॉर्ट डायरी में लिखना, ये आपको इंग्लिश मेरी शॉर्ट डायरी सिखाएगी। थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। ये वन नहीं है, यहाँ पे नन है। थिंग्स ओनली द सेम, नन। Things only the same, none, few, much, little, superlative, none. Things only the same, none, few, much, little, superlative, none. Things only the same, none, few, much, little, superlative, none. Superlative डिग्री एडजेक्टिव की होती है, जैसे बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। अरे तुम हम हमारे पास आओ, हम तुम्हें खिलाएंगे आलू भिंडी। थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, अच्छी लगती है आलू भिंडी। थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। आलू को भून के और फिर भिंडी के साथ बनाओ, बढ़िया लगती है। थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। बोलो मेरे साथ, थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। थिंग्स ओनली द सेम, नन, फ्यू, मच, लिटिल, सुपरलेटिव, नन। दो इसलिए बोला है मैंने, नन की फ्लो बन जाता है बोलने का। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ आलू आता है, आलू ही आएगा। जैसे कि दिस इज द बेस्ट बैच, आप बोलोगे जी दिस इज है यहाँ पे, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अगर वो ऐसी नाउन को जोड़े जिसके साथ सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो मेरे भाई बैच के साथ तो विच भी आ सकता है, तो बैच कोई पर्सन तो है नहीं, नहीं लगा सकता मैं, नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री वाले नाउन के साथ सिर्फ और सिर्फ दैट आता है, सिर्फ और सिर्फ दैट आता है। एवरीथिंग, थिंग्स वाली कोई भी चीज हो उसके साथ, देखो थिंग के साथ तो मैं विच भी लगा सकता हूं, नहीं। अगर थिंक, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग है ना, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट लगाओगे। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, नहीं होती है। क्या आप इस बात को मानते हो? इंग्लिश के लिए आपका ये बेस्ट बैच है। कौन कौन मांगता है, कौन कौन मांगता है, कौन कौन मानता है? अच्छा लगेगा मुझे, सच बताना, लेकिन मुझे खुश करने के लिए नहीं बताना। अगर सच में आपको लगता है हाँ इस बैच से हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, हमको मज़ा भी आ रहा है, बोर भी नहीं हो रहे, और हम अच्छा सीख भी रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा है, और इंग्लिश का हमारा ये बेस्ट बैच है, तो ज़रूर बताना मेरे भाई, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन खुश करने के लिए मत बताना, खुश करने के लिए मत बताना। अच्छा लगे तो बताना, ना लगे तो कोई बात नहीं। और जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। जी धन्यवाद। हाँ, ग्रामर का आपका ये लास्ट बैच होगा। अगर आगे कोई मेरा भी बैच आए ना, ग्रामर के लिए मत खरीदना। अगर ग्रामर के लिए आपको बैच खरीदना पड़े, कोई बैच मत लेना। आपको सीजीएल की तैयारी करनी है, सीएचएसएल की करनी है, एमटीएस की करनी है, स्टेनो की करनी है, कोई स्टेट एग्जाम देना है, सीडीएस की करनी है, कोई बैच मत लेना, मेरा भी मत लेना, है ना, किसी का भी मत लेना। प्रैक्टिस बैच ले सकते हो। इस बैच से ग्रामर पढ़ने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत पड़ सकती है प्रैक्टिस बैच की। प्रैक्टिस बैच ले सकते हो जिसमें कंसेप्ट नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कराया जाए, ऐसा बैच आप ले सकते हो। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा ऐसा टीचर कि दोबारा मेरा बैच मत खरीदना। मैं बोल रहा हूँ मत खरीदना दोबारा मेरा बैच। ग्रामर बार बार नहीं पढ़नी, एक बार पढ़ के बार बार प्रैक्टिस करनी होती है।
ठीक है जी। हाँ, ओके मेरे भाई। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बोला, दिस इज द सेम बॉय। मैंने बोला देखो, बॉय एक नाउन है, पर्सन है। पर्सन के लिए तो हु लगाते हैं, दैट भी लगा सकते हैं, यहां पे हु गलत है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया थिंग्स ओनली द सेम। अगर किसी नाउन के साथ थिंग्स आता है, या कोई थिंग्स वाली नाउन आए, या नाउन के साथ ओनली आए, या द सेम आए, या वन आए, फ्यू मच लिटिल आए, सुपरलेटिव डिग्री वाली नाउन आए, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट लगेगा। ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है ना, तो ऑल का मीनिंग, अगर अगर ऑल का मीनिंग थिंग्स से है, ऑल का मीनिंग थिंग्स से आया हुआ क्वेश्चन है ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ग्लिटर्स वर्ब है एक, क्यों, ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद ग्लिटर्स वर्ब, मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, ये वर्ब दूसरी है। अगर ऑल का मीनिंग थिंग्स से है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो इंसान तो नहीं चमक रहे, लड़कियां चमक सकती हैं, लड़के तो नहीं चमकते। वो क्या है, वो पिन्नी सी चुपकाती हो भाई तुम, क्या होता है, वो चिलकनी सी पिन्नी सी होती है, गोल्डन कलर की सी, उसे ऐसे थपथपाती हो, फिर तुम सोने की तरह चमकने लगती हो, सोने सा बदन मेरा। भाई ऐसी हरकतें मत किया करो, चमकने वाली चीजें होती हैं, लड़कियां नहीं होती चमकने के लिए। तो यहाँ पे ऑल का मीनिंग जो है ना, ऑल का मीनिंग इंसान से नहीं है। अगर ऑल का मीनिंग इंसान से होता तो विच आता, अगर सॉरी हु आता। अगर ऑल का मीनिंग किससे है, जी, ठीक है, और नहीं पीछा नहीं छुड़ा रहे, एक तो भले के लिए बोल रहे हैं, प्रैक्टिस बैच ले लेना ना, कंटेंट बैच मत लेना। अगर ऑल का मीनिंग, हाँ लेकिन जिसको इंग्लिश से डर हो, या जिसका तुम इंग्लिश में भला चाहते हो, उसके लिए जरूर, आपको लगता है सजेस्ट करने लायक टीचर है तो उसे जरूर कर देना, ऐसा नहीं एक बार पढ़ के गायब हो जाए, हम ही बेरोजगार होकर बैठ जाएं। अगर ऑल का मीनिंग थिंग्स से है तो उसके लिए विच नहीं लगाते, दैट लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है जी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स, तो यहाँ ऑल का मतलब थिंग्स से था। हाँ, कॉम्प्रीहेंशन भी कराएंगे, ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन कराएंगे। एक जगह और आपको जहां पे दैट का यूज करना ही करना है, एक जगह और बचती है, अगर आप बोलोगे तो कल हम कर पड़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और कल खत्म हो जाएगा। ग्लिटर्स, जी, ओके ना, ऑल यहाँ पे थिंग्स से है, और थिंग्स फिर इजी आएगा। मैं बोलूं आ मैन, यार एग्जाम्पल याद आ जा, एग्जाम्पल याद आ जा। जैसे चलो आप ऐसे ही समझ लो, अगर कोई मैन है एंड डॉग है, अब आप मुझे बताओ क्या लगाऊं, अब मैं हु लगाऊं, या विच लगाऊं, या दैट लगाऊं। देखो मेरे भाई, मैन के लिए तो हु आता है, डॉग्स के लिए विच आता है, मैन के लिए हु आ सकता है, दैट भी आ सकता है, डॉग्स के लिए विच आ सकता है, दैट भी आ सकता है, तो दैट दोनों में कॉमन आ सकता है। तो अगर मेरे को रिलेट करना हो किसी पर्सन को, उसकी किसी थिंग्स या एनिमल को, तो फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ दैट लगाऊंगा, कि दैट इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ भी आ सकता है। एग्जाम्पल मेरे को कोई याद नहीं आ रहा, ये एग्जाम्पल मैं कल करा दूंगा, इसका एग्जाम्पल, ठीक है जी, इसका मैं एग्जाम्पल आपको कल करा दूंगा, एक एग्जाम्पल। भाई आदमी के लिए हु आता है, एनिमल के लिए विच आता है, लेकिन दैट तो सबके साथ आ जाता है। अगर एनिमल के साथ साथ पर्सन भी हो तो भी आप मजबूर हो क्या लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए, दैट लगाने के लिए, जी। उम्मीद करता हूं रिलेटिव प्रोनाउन को आपने बहुत शानदार तरीके से समझा होगा, सीखा होगा, और इसके क्वेश्चन अब आप गलत नहीं करोगे। कहाँ पे हु आएगा, कहाँ पे हुम आएगा, आप समझ गए होगे, कहाँ पे हु के केस आएंगे, कहाँ पे विच के केस आएंगे, आप समझ गए होंगे, कहाँ पे हुज आएगा, आप समझ गए होंगे, कहाँ पे दैट आएगा, आप समझ गए होंगे। वैसे तो दैट हर जगह आ सकता है, लेकिन इनके साथ सिर्फ और सिर्फ दैट ही आएगा। थिंग्स ओनली द सेम नन फ्यूमस लिटिल सुपरलेटिव नन, ये वाला, ठीक है जी। मैन और डॉग के साथ क्या आएगा, दैट आएगा, इसका एग्जांपल मैं कल ले लूंगा। ओके, ओके दोस्तों,
मिलते हैं आपसे शाम को वोकेबलरी सेशन में, जिसमें हम कर रहे होंगे एंटोनियम्स एंड साइनोनियम्स। ओके दोस्तों, बहुत अब बाद में आके आप सीरियस हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा पढ़ा के, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू, केयर, जय हिंद।